नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की तमाम अहम खबरों के साथ। पुलिस महानिदेशक शत्रुजित कपूर ने कुरुक्षेत्र जिला स्थित पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल सुभाष कविराज, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह बोरिया भी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत के साथ कपूर का स्वागत किया। इस अवसर पर शत्रुजीत कपूर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ई-लाइब्रेरी वर्तमान समय की मांग है। वहां उपलब्ध करवाई जाने वाली पाठ्य सामग्री से विद्यार्थियों को सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही पुलिस विभाग ने इस पहल के माध्यम से बच्चों को अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण देने की भी कोशिश की है। कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई गई है और बहुत अच्छी कलेक्शन बुक्स की है और बहुत सारे वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पे बुक्स हैं। यहाँ पे कुकरी पे भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए हमारा डीएवी स्कूल है यहाँ पर और कॉलोनी है, उन सब बच्चों के लिए ये एक यूथ एक्टिविटी का हब बनेगा और यहाँ पे बच्चे पढ़ के और तरक्की करें। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के साथ 4 ठेकेदार शामिल हैं। वहीं मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल यूनिट के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2021 में कैथल के विधायक लीलाराम ने एक शिकायत दी थी, जिसमें जिला परिषद में हुए सफाई घोटाले को लेकर जिक्र किया गया था। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच कर रही थी, जिसमें ये सभी लोग दोषी पाए गए और उनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। इन लोगों ने सफाई के कार्य में फर्जी बिल बनाकर फर्जी मस्ट्रोल तैयार किए, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों ने फर्जी बिल तैयार करके अपने अपने खातों में पैसे डलवा लिए, जिसमें 15 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच अभी जारी है। मैं इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट कैथल से हूँ। जी, आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या घोटाला? ये साल 2021 में श्री लीलाराम विधायक हैं कैथल से, उन्हें सरकार को एक शिकायत दर्ज कराई थी। जो सफाई का पैसा आया था गांव में, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ था। उस पर हरियाणा सरकार ने जांच दर्ज करके एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच सौंपी थी। उस जांच में काफ़ी हद तक सच्चाई सामने आई थी, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो थाना अम्बाड़ा में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में कर रहे हूँ। आज इसमें 7 जो आरोपी थे वो आज इसमें राउंड अप करे हैं, उनसे पूछताछ करें, उनको गिरफ्तार करेंगे। हिसार के आदमपुर के गांव सलेमगढ़ में एक मकान में सिलेंडर गैस लीक होने के बाद फट गया। इसमें 2 परिवारों के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं एक दंपति की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें एम्स रेफर किया गया है, जबकि 3 पीड़ित कैमरी रोड स्थित बर्न अस्पताल में उपचाराधीन हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये मकान निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है। मकान के बाहरी कमरे में 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर रखा था। अचानक उससे गैस लीक होने पर आग लग गई, जिसके बाद परिवार ने शोर मचाना शुरू किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मकान के नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जिंदगियां खतरे में होने से गांव में मायूसी है। इस घटना का पता चलने पर सदर थाना ने पुलिस टीम के मौके पर पहुंचकर जांच की। देखिए, ये जो अपने पड़ोसी हैं निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है, उसमें सिलेंडर में जैसे आग लगी वहाँ से शोर आना शुरू हुआ, चीख पुकार शुरू हुई। तो मेरे ताऊ जी हैं, सगे ताऊ जी है, मेरे ताऊ जी का लड़का है और उनकी मिसेज है। ये बिल्कुल एक ही दीवार लगती है। ये एकदम से जैसे ही देखने के लिए गए कि किस बात का शोर है, क्या हुआ है क्या नहीं, तो जैसे इन्होंने गेट अंदर से गेट खड़का के जैसे खुलवाया है, कुलदीप की घरवाली ने गेट खोला है। गेट खोलते ही जैसे ही इन्होंने इंटर अंदर किया है, एकदम बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ है। सर, ये क्या है कि अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में सलेमगढ़ गांव है, सलेमगढ़ गांव की घटना है ये। मैं तो सिरसा से हूँ, सिरसा से मेरा पीली बंदौरी गांव है। मेरे बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है, बड़े भाई है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है।
क्या हुआ कि सलेमगढ़ गांव में जांगड़ा परिवार के अंदर एक कोई 5 लीटर का सिलेंडर था। उस सिलेंडर में कोई लीकेज चल रही थी और इस बात का पता नहीं चला। इत्तेफाक से लाइट वाली बटन ऑन की और उसका शॉर्ट सर्किट ऐसे हुआ कि वो एक बम का रूप ले लिया। आमतौर पर यहाँ शहर के अंदर पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव की जो रीति रिवाज है वो एक दूसरे के काम आना वो एक बहुत अलग चीज़ है। तो 5 मरीज बड़ी सीरियस हालात में आए थे। 2 मरीज उसमें से चले गए यहाँ से और 3 मरीज अभी हमारे पास भर्ती हैं। 3 में से 2 की हालत काफ़ी गंभीर है और 1 मरीज है उसकी हालत कुछ स्थिर है। बाकी जो 2 मरीज जो यहाँ से गए उनकी कैसे? वो भी हालत बहुत गंभीर थी। उनका हायर सेंटर में रेफर कर दिया? नहीं, हमने रेफर नहीं किया, वो अपनी मर्जी से लेकर गए हैं। कि बर्न मतलब ये जो सिलेंडर जैसे गैस ब्लास्ट हुआ उसका वीडियो भी आ रहा है सामने, तो गैस ब्लास्ट से तुरंत 1 सेकंड के अंदर ये मतलब जो है आग लगी, तो कितनी सीवियर इंजरी से रहती है गैस ब्लास्ट से? देखो, कुछ सेकंड्स में फ्लेम की जो इंजरी काफ़ी सीवियर हो जाती है। तो ज़्यादा हो तो कई मरीजों में तो बहुत डीप बर्न्स गए हैं, तो उसका मतलब कुछ ज़्यादा देर कॉन्टैक्ट में भी रहे हैं फ्लेम्स के साथ। या जब कपड़े जल जाते हैं तो उनमें जो आग चलती रहती है उससे भी बर्न सीवियर हो जाता है। महान क्रांतिकारी वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें याद किया। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें याद करते हुए लिखा, अपने विचारों से असंख्य भारतीयों के हृदय में देशभक्ति का दीप प्रज्वलित करने वाले उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त वीर सावर जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। कालापानी की सजा में अंग्रेजों की असंख्य क्रूर यातनाएं भी वीर सावर जी के भारत की स्वाधीनता के संकल्प को डिगा नहीं सकी। मातृभूमि के लिए उनके जीवन, तपस्या, त्याग और संपूर्ण देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुरु कमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राकेश दौलताबाद के निधन पर दुख जताया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी के कार्यों को भी गिनवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को जीत का दावा भी किया। जैसा ये हमारा आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हरियाणा ने भी 1,20,000 के बजाय 1,80,000 लिमिट करके और चिरायु हरियाणा योजना आगे बढ़ाई कि हम इनको भी प्रदेश की ओर से इसका जो सारा खर्च है वो वहन करेंगे। यहीं तक नहीं रुके, 1,80,000 से 3 लाख तक, इसमें नॉमिनल 1500 रुपये साल का लेकर के और वो 5 लाख का बीमा उनका भी किया। और अब तो उसके बाद जो हमने घोषणा कर रखी है, चुनाव शुरू होने से पहले नोटिफाई अभी होनी है वो, लेकिन उसमें एक प्रकार से इसको यूनिवर्सल कर दिया कि सब लोग 5,000 रुपये का एक प्रीमियम दे करके और अपने आप को उसमें जोड़ सकते हैं, कोई आयु का हिसाब नहीं है। तो ऐसी योजनाएं बहुत बनाई हैं। जहाँ तक आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों का है, उसमें इंडिविजुअल के लिए 5 लाख रुपए का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का, वो भी हमने अपने संकल्प पत्र में ये जारी कर चुके हैं। तो ऐसी लोकहित की योजनाएं, ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी, अमित शाह जी, इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या कि अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए। राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया और 370 का जो अमेंडमेंट है वो सरकार लेके आई और किसी ने, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें आज प्रसन्न हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम देश की मुख्य धारा में आ गए। जो वहाँ के लोकल लीडर्स जो अन्याय करते थे, उस अन्याय से वो बच गए। सरकारी खर्चा जितना दिखा दिया जाता था, कोई ऑडिट नहीं होता था, वो ऑडिट वहाँ होने लग गया। एससीज को जो रिजर्वेशन वहाँ होता नहीं था, वो एससीज को रिजर्वेशन मिलने लग गया। नौजवानों को रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को वहाँ जाने का मौका, ये सब मिले हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय को सराहती है। जो कांग्रेस के लोग यानी मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चलते हैं, आखिर उनके प्रति
अगर उनकी बहुत ज़्यादा लगाव और सहानुभूति होती तो मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अन्याय लगातार न चलता, जो अन्याय 3 तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था। मोदी जी ने उसको समाप्त किया। मेरा कहना कि यह है कि मुद्दे राष्ट्रीय थे और इन लोगों ने जानबूझ करके और छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के आए कि जनता को हम कैसे बहका सके, कैसे उनको झूठ बोल करके उनको आकर्षित कर सके। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला, नौजवान, बेरोजगार उसके खाते में डालेंगे, जिसका उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं ऐसा उनसे पूछता हूँ, मेरा प्रश्न है कि कभी हिसाब किताब तो पढ़ा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत। अगर हिसाब किताब लगा लें तो ऐसी जनता 130 करोड़ में से अगर मानो 40% भी हो तो 52 करोड़ बनती है। अगर यानी 40%, अगर 30% भी कर लें तो ये 40 करोड़ बनती है। 40 करोड़ लोगों को अगर 1-1 लाख रुपया दे दिया तो कितना चला जाएगा? 40 लाख करोड़। और देश का बजट आज कितना है? इस साल में बजट तो भी पेश हुआ है। टोटल बजट 48 लाख करोड़ है। अगर 48 लाख करोड़ में 40 लाख या 52 लाख करोड़ केवल एक स्कीम में देने के लिए तैयार हो गए हैं तो भाई ये तो कोई भी सरल आदमी पूछेगा पैसा लाओगे कहां से? अगर एक ही स्कीम के ऊपर देश में चलना और बाकी सारा देश बंद करना है तो देश बंद नहीं होने वाला, इनकी दुकान जरूर बंद है। तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे किस्से इन लोगों ने लोगों को सुनाए हैं। अब आम आदमी भ्रमित होने में थोड़ा उसको लगता है कि शायद 1 लाख मिल रहा है। इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम युवकों को 72,000 रुपया मिनिमम आय की गारंटी देते हैं, यानी अगर नहीं भी वो कुछ करता होगा तो 72,000 रुपया उसके खाते में जाएगा। उस 72,000 को उन्होंने 1 लाख किया, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हम युवाओं को तो स्किलिंग कराएंगे, उनको स्किलिंग करा के उनको लोन देंगे, इंटरेस्ट माफ करेंगे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए उन्होंने लोन के रूप में मुद्रा स्कीम चलाई, 10 लाख, अभी नए अगले 5 वर्ष के लिए 20 लाख कर दिया। छोटे छोटे रेडी फेडी वाले उनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, अब 1 लाख कर दिया कि उनको जितनी आवश्यकता है बिना इंटरेस्ट के वो भी देंगे। स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को लखपति दीदी, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका उत्पाद वो जो बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, कोई खिलौने बनाता है, कोई घर के सामान, कपड़े का सामान है, कोई बुनाई है, कोई कढ़ाई है, या कोई खाने की चीजें, कोई बिस्कुट बनाते हैं, कोई मुरब्बा बनाते हैं, अचार बनाते हैं, इन सब की बिक्री की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे कठिनाई काम है वो मार्केटिंग की है। बीजेपी प्रत्याशी और राई से विधायक मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कांग्रेस की मदद करने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ समय आने पर कार्रवाई होगी। वहीं नेताओं का ऑडियो और वीडियो भी सामने आया है। मोहनलाल बडौली ने कहा कि इसको लेकर भी सीएम के सामने समीक्षा बैठक रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया है। पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने जरूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। कुछ कर्मचारियों ने, जिन कर्मचारियों ने इस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से चुनाव के अंदर एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, उनको चिन्हित करके उन पर जरूर एक्शन होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जरूर कहा है कि जिसकी भी कोई बात है वो समीक्षा बैठक नीचे से, जैसे हर विधानसभा में समीक्षा बैठक होगी, वहाँ के कार्यकर्ता जिस प्रकार का फीडबैक देंगे वो फीडबैक ऊपर पहुँचाने का काम है।
यमुनानगर में मतदान के लिए जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ, हरियाणा सशस्त्र पुलिस फोर्स और जिला पुलिस का कड़ा पहरा है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि स्ट्रांग रूम अब 4 जून को सुबह ही खोले जाएंगे, जब मतगणना शुरू होनी है। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार या उनके इलेक्शन एजेंट दूर से स्ट्रांग रूम की व्यवस्था को देख सकते हैं। देखिए, मतदान के बाद में जितनी भी हमारी ईवीएम मशीन या इलेक्शन मटेरियल था वो अब स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है और त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था हमने करी है। जो इनर कॉर्डन है उसमें सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो मिडल कॉर्डन है उसमें हरियाणा आर्म्ड पुलिस तैनात की गई है और जो आउटर कॉर्डन है उसमें जिला पुलिस तैनात की गई है। तो 3 घेरे सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से बनाए गए हैं, जहाँ 24 घंटे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और साथ ही डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एक गजेटेड ऑफिसर जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें 24 घंटे तैनात रहेंगे, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आए तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और जो इनर कॉर्डन में जो जवान तैनात है उनको कैमरे भी दिए गए हैं, ताकि जो भी विजिटर्स यहाँ पर आएंगे उनकी प्रॉपर जो रिकॉर्ड में एंट्री भी की जाएगी और पूरी वीडियो भी बनाई जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल के नगर पार्षद मोहित राठी को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने मोहित को नफे सिंह राठी के परिवार से दूर रहने की हिदायत दी है। बता दें कि सोमवार दोपहर को एक व्हाट्सएप कॉल मोहित के फोन पर आया था और कॉल करने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि थोड़ी दिनों में नतीजा दिखा देंगे। मोहित ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल अब तक मोहित को कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। मैं घर पे था, एक व्हाट्सएप कॉल आई मेरे पास। मैंने फ़ोन उठाया, सीधा उसने बोला कि मोहित राठी बोल रहे हो? मैं कहा जी। बोला पापा का नाम सुदेश राठी है। फिर मैंने पूछा भाई क्यों पूछ रहे हो आप, कौन वो, क्या मैटर है? तो उन्होंने बताया नहीं। वो सीधे कह रहे भाई जितना पूछा जाए उतना बता। तो मैंने उनको बताया नहीं, तो उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर सीधा बोला भाई मार देंगे तेरे को हम, और नफे सिंह राठी के परिवार से दूर रहो, ज़्यादा कूद मत। फिर बार बार उनका कॉल आ रहा था। फिर मैंने दोबारा कॉल किया उनको वापस, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था। वो गाली गलौज करने लगे पीछे से। तो नीचे आके मैंने वापस फ़ोन किया तो कह रहे भाई मैं थोड़े दिन रुक जाओ, फिर वो पता ही चल जाएगा। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में मंगलवार को सीबीआई ने एफआईआर में नामजद आरोपियों से सीबीआई ने पूछताछ की है। बहादुरगढ़ के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक से पूछताछ की गई। बता दें कि नामजद आरोपियों के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सीबीआई ने पासपोर्ट के नंबर और बैंक अकाउंट भी ले लिए हैं। हालांकि सीबीआई दोबारा फिर पूछताछ कर सकती है। वहीं नामजद आरोपियों ने कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम भी चाहते हैं जल्द आरोपी बेनकाब हो। आज सीबीआई के अधिकारियों ने हमारे को बुलाया है नफे सिंह के हत्याकांड मामले में। तो हमें जो भी जानकारी हमारे पास थी पूरी दे दी गई है और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो, पता चले कि किस व्यक्तियों द्वारा ये काम किया गया है। आज किसे किसे बुलाया गया था? आज जो एफआईआर में 7 आरोपी जिनके नाम थे एफआईआर में ये आए थे सारे। सीबीआई ने हमें बुलाया था, उन्होंने हमसे पूछताछ की। जो उनको हमारे से भाई पूछना था, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो रिकॉर्ड पूछना था, वो सारा हमने उनको दे दिया। और आगे जब भी बुलाएंगे हम तफ्तीश में जब भी हमेशा शामिल होंगे, जब जरूरत होगी जब तक आएंगे। क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? हमारे से तो यही पूछा गया भाई उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ये मामला हुआ, और बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल वगैरह पूछी गई। ये सवाल पूछे गए। और उसके साथ साथ यूँ भी था भाई कि जो आपके मतलब पासपोर्ट वगैरह हैं, आप कहीं गए हैं कभी विदेश या नहीं गए, वो पासपोर्ट वगैरह हमारे मांगे गए, वो सारी डिटेल दे दी। जांच का विषय चल रहा है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, तो इसीलिए इस मिलाकर सीबीआई का
और हम चंडीगढ़ में एक मीटिंग में गया हुआ था, समीक्षा बैठक थी। उसमें लोकसभा के सभी संयोजक, सभी प्रभारी और सभी हमारे लोकसभा के विस्तारक और सभी कैंडिडेट जो लोकसभा के थे, ये सब बुलाए हुए थे। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। सीबीआई की टीम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 7 स्थानीय नेताओं से पूछताछ करने के लिए जा रही है। इन सभी नेताओं को नोटिस जारी करके बहादुरगढ़ के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक नरेश कौशिक, बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी के प्रति रमेश राठी, पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी के बेटे कमल राठी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हिसार के आदमपुर के गांव सलेमगढ़ में एक मकान में छोटा सिलेंडर गैस लीक होने के बाद फट गया। इस हादसे में 2 परिवारों के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। दंपति की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें एम्स रेफर किया गया, जबकि 3 पीड़ितों को कैम्ब्रिज रोड स्थित पर वन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मकान में नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जिंदगियां खतरे में होने से गांव में मायूसी है। इस घटना का पता चलने पर सदर थाना ने पुलिस टीम के मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को बरी कर दिया है। वहीं सिरसा मुख्यालय वाले संप्रदाय प्रमुख, जो अपने 2 शिष्यों के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे थे, अभी वो हरियाणा के रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है। इस पूरे मामले पर डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और उसमें शामिल सभी 5 लोगों को बरी कर दिया गया है और वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाई कोर्ट में एक केस में RC 8 में जितने भी 5 लोग थे सभी को बरी किया है। आज वो प्रोनाउंसमेंट के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी और प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको बदल दिया है और सभी को एक्विट किया। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः यकीन था और है, और जो माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायपालिका ने आज जो ये फैसला दिया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। देखो, रणजीत मर्डर केस इसको बोला जाता है। वो रणजीत डेरे का वैसे उसे मैनेजर बता रहे हैं मीडिया में, वो गलत है। वो स्टेट लेवल कमेटी का 10 मेंबर कमेटी का सदस्य था। तो उसका कत्ल हुआ 10/2002 को। तो उसकी तफ्तीश डेरे बल घुमाई गई। तो लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस करके जो हैगा वो आज अदालत ने सभी की अपीलें मंजूर कर ली और सबको बरी कर दिया। और CBI अदालत जो पंचकूला की है, सेशन कोर्ट, उसके जो जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सबको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।